नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी2यू आरजे पर। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पिछली क्लास में थोड़ी संख्याओं के बारे में जानकारी के लिए हुई थी, तो आज हम जो संख्या बाकी बच गई थी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, पहले मैं थोड़ा सा बीच जो पीछे वाली क्लास है उसको रिवाइज कर देता हूँ कि कौन सी संख्या आपने पढ़ी थी, उसके बारे में आपको याद है वो तो देख लिया होगा आपने। चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी संख्या पढ़ी थी। सम संख्या पढ़ी थी एक तो, ठीक है, एक विषम संख्या, ठीक है, और एक संख्या पढ़ी थी भाज्य संख्या, उसके बाद में क्या पढ़ा था, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बाद में सहभाज्य संख्या, और कौन सी संख्या पढ़ी थी, एकाधिकेन पढ़ी थी, जैसे एकाधिकेन, एकान्यूनेन पढ़ी थी, परवर्ती पढ़ी थी, पूर्ववर्ती पढ़ी थी, ठीक है, भिन्न संख्या पढ़ ली थी, भिन्न संख्या। तो देखो ये दोस्तों, ये संख्या ना उनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी संख्या बनती है वो कौन सी संख्या है, देखो एक तो हो गई परिमेय संख्या, कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, और दूसरी हो गई अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, और एक हो गई परिमेय हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। इसके बाद में देखो संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड आते हैं, जैसे वर्ग तथा वर्गमूल हो गई, वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ेंगे हम, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे थोड़ा, घन तथा घनमूल के बारे में देखेंगे, घन तथा घनमूल। इसके अलावा जो भी संख्याओं में परिवर्तन होता है वो पढ़ेंगे, जैसे परिमेय संख्या है उनको अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो क्या होता है, और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो कौन सी प्राप्त होती है। इसके लिए आपको याद होना जरूरी है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं, हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले संख्या कौन सी लिख रहे हैं, परिमेय संख्या। आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो देखो परिमेय संख्या वह संख्या, कौन सी, वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और एक इस संख्या में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि p बटे q के रूप में जो संख्या लिख रहे हैं उसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, अन्यथा वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन मैं फिर से बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए कि वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, और जहां पे q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझिए, q है जो 0 नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक बार समझा देता हूं, q है 0 नहीं होना चाहिए, जैसे और तथा p तथा दोनों है ना, p और q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, पूर्णांक हैं, p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, मतलब नेगेटिव नंबर भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, दोनों पूर्णांक हैं। हम समझेंगे कि q नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता। इससे पहले हम देख लेते हैं, जैसे परिमेय संख्या का उदाहरण लेना चाहो तो आप ले लो, जैसे 1/2 है, 3/4 हो गई, ठीक है, माइनस का 1/2 हो गई, 1 है वो भी परिमेय संख्या है। क्यों, जब आपको पता है कोई संख्या उसके नीचे कोई संख्या नहीं होती, कोई संख्या होती है उसके नीचे कोई भी संख्या अगर नहीं होती तो वहां पे हम बटे भी क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि आप 1 का भाग दे रहे हो तो वही संख्या आपको प्राप्त होती है। जैसे मैंने 3 लिख दिया, 3 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, ये किस रूप में आ गई, p बटे q के रूप में आ गई। यदि p बटे q के रूप में आ गई तो कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो गई। जैसे लिख दिया 7 लिख दिया तो 7 के बटे में 1 लगा सकते हैं, तो 7 भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इस रूप से परिमेय संख्या हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या क्या होगी, यदि जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो तो हो गई परिमेय संख्या, और जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकती वो हो गई अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को, देखो आप, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो।
ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्या कौन सी होगी? अप्रामेय संख्या होगी। जैसे क्षेत्र में की बात करें तो हम जो पाई आता ना, क्या आता है? पाई होती है वो अप्रामेय संख्या होती है। जिसे इनफाइनाइट आ गया, कोई भी संख्या जिसका अंत नहीं होता, मतलब अनंत वाली संख्या क्या हो गई? अप्रामेय संख्या हो गई। और रूट वाली संख्या, जैसे रूट वाली कौन सी संख्या जिसका मान हम पूर्णतः ज्ञात नहीं कर सकते वो संख्या कौन सी हो गई? अप्रामेय संख्या। √2 हो गई, √3 ले सकते हैं, √5 ले लिया, √7 ले लिया, √9 नहीं, 9 तो परिमेय संख्या हो गई ना, √9 का मान हो जाएगा 3 परिमेय संख्या में आ जाते हैं। √7 के मान में आपको √11 ले सकते हो, √13 ले सकते हो, √17 ले सकते हो, √19 ले सकते हो, √23 ले सकते हो, √29 ले सकते हो। इसके आगे जो संख्याएं जिनमें अंडर का मान पूर्णतः ज्ञात नहीं कर सकते वो संख्या कौन सी हो जाएगी? अप्रामेय संख्या। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि q नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिख सकते? q नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिख सकते? इसका देखो क्या तथ्य है। जैसे आपने 3 p का मान p बटे q के रूप में, एक बार समझना ध्यान से कि q नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिख सकते? p का मान कितना? पूर्णांक 3 ले लिया। अब q का मान आप 0 लेके देखो, ठीक है? 3 बटे 0 क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। और 3 बटे 0 इनफाइनाइट क्यों? आप 3 में 0 का भाग देंगे, कितनी बार दे दो उतना ही जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब अनंत बार जा सकता है। तो ये आपको मैं दो कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है? यदि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, 0 में कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आ जाता है। जैसे 0 बटे 5 कर दिया तो 0 आ गया। 0 में कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? 0 आता है। लेकिन किसी संख्या में यदि आप 0 का भाग दे रहे हो तो अनंत आएगा, ठीक है? जैसे 0 में किसी संख्या का भाग दिया तो 0 आ गया। किसी संख्या में यदि आप 0 का भाग दोगे तो अनंत आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। किसी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और किसी संख्या में यदि 0 जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। इसलिए देखो 3 बटे में 0 लगाते ही क्या आ गया? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट किस में गिना जाता है? अप्रामेय संख्या में गिना जाता है। इसलिए इसको q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है, मतलब q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है? तो परिमेय संख्या हो गई, अप्रामेय संख्या हो गई। अब मान लीजिए हम कुछ सॉल्यूशन देखते हैं कि यदि आपने एक परिमेय संख्या ले ली, ठीक है? एक परिमेय संख्या ले ली और दूसरी अप्रामेय संख्या ली है, तो उसको जोड़ने पे कौन सी संख्या बनती है? हम एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है? एग्जांपल लेके देखते हैं। परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बन, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या आती है? अगर आपको ध्यान भी नहीं आ रहा है कौन सी आ रही है तो परिमेय संख्या लेके देखो। आप कोई भी परिमेय संख्या ले लो, चलो 1/2 ले लिया, कोई हाइट ले सकते हैं, ये तो देखो इजी सी है। और कोई भी संख्या ले सकते हो। और दूसरा उदाहरण कर लेंगे, यहां पे मैंने 3/4 ले लिया, ठीक है? कितना ले लिया? 3/4। अब देखो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या वैसे यहां भिन्न के रूप में होती है, मतलब p बटे q है, p बटे q किस रूप में लिखा है? अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। अगर इनको जोड़ते हैं तो जोड़ के देखो, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, ठीक है? 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। अब देखो 4 के पहाड़े में आ सकता है, लेकिन 2 के पहाड़े में कितनी बार होने पे आएगा? 2 बार। एलसीएम तो आप छोटी सी क्लास में स्टार्ट होता है, एलसीएम लेना सभी जानते हैं लगभग। तो यहाँ पे 1 है, 1 की गुणा में कितना लिख देंगे हम? 2 लिख देंगे। प्लस में 3 के बटे में 4 चल रहा है तो कितनी बार? एक बार कर सकते हैं। 1 गुणा 2 कितना हुआ? 2 प्लस ये कितना होगा? 3 होगा, बटे कितना चल रहा है? 4। 3 और 2 कितना हो गए? 5, 5/4। देखो 5/4 उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना। और p बटे q के रूप में के अलावा q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये अपने आप कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। तो यदि किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है? यदि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ोगे तो कौन सी संख्या आएगी? परिमेय संख्या में। एक उदाहरण और लेके देखते हैं। मान लीजिए आप कोई दूसरा उदाहरण ले लीजिए, ठीक है? संख्या वाला, ठीक है? 7/5 ले लिया, प्लस में 1 ले लो, ये भी तो परिमेय संख्या ही है। अब इनको जोड़ो, लघुत्तम कितना लेंगे? 5 आ जाएगा। और ये कितना है? 7 की गुणा में कितना आएगा? 1।
प्लस 1 के बटे में कुछ नहीं है। देखो इसका लघुत्तम लेने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे 5 ले लिया भाई, 5 को बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे। सबसे पहले 1 बटे 1 को 1 लिख सकते हैं ना, 1 गुणा 5 नीचे लघुत्तम हमें लेना है तो बनाना पड़ेगा। अब देखो भिन्न वाली संख्या होती है ना जो भिन्न के रूप में लिखी जाती है, उसमें यदि आप नीचे जितने से गुणा कर रहे हैं बराबर करने के लिए उतने से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, तो 5 करना पड़ेगा। 1 गुणा 5 कितना आएगा, 5 इसका लघुत्तम, फिर 1 चल रहा है तो इसके गुणा में कितना आएगा, 5 आएगा। 7 प्लस 5 बटे 5, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 बटे 5 कौन सी, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। चलो दूसरी देखते हैं। यदि मान लीजिए आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, आप एक कोई भी परिमेय संख्या ले लो, ठीक है, 3/4 ले लिया आपने, ठीक। इसमें अपरिमेय संख्या लो, कोई भी अपरिमेय संख्या ले लो, जैसे √2 आ गई, तो इनको जोड़ो, ये कितना आएगा, लघुत्तम आ गया 4, 3 चल रही है और √2 से गुणा क्या होगा, 4 होगा, तो ये आ गया 3 + 4√2/4। और ये कौन सी संख्या हो गई अपनी, अपरिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या में कौन सी अपरिमेय संख्या जोड़ोगे, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। कौन सी संख्या आ सकती है, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय अथवा कौन सी संख्या आ सकती है, परिमेय संख्या। यदि हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो देख के करके देख लेना कोई संख्या लेके। चलो ये तो गई परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बात। अब हम थोड़ा सा वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में बात करते हैं। दो संख्या आएंगी, वर्ग तथा वर्गमूल, इस पे विशेष ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो मैथमेटिक्स का पार्ट है ना, वो रीजनिंग में बहुत शामिल होता है, किसी संख्या का वर्ग, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। देखो एक तो या किसी संख्या की अगर हम घात 2 कर देते हैं तो उसका वर्ग हो जाता है, या फिर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या कौन सी संख्या प्राप्त होती है, वर्ग संख्या। ध्यान में रखना है, किसी संख्या की घात 2 या फिर किसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा, जो संख्या आ गई उसको आपस में 2 बार उसी संख्या से गुणा करो, कितनी आ गई। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 को वापस 5 से गुणा करेंगे ना तो हमारे पास कितनी संख्या प्राप्त होगी, 25। ये 25 है वो 5 से क्या हो गई, वर्ग हो गई, ठीक है ना। वो वर्ग तथा वर्गमूल का क्या मतलब, वर्गमूल देखो किसी संख्या होती है ना, सबसे पहले तो वर्गमूल को ना गणित में क्या लिखते हैं, अंडर रूट बोलते हैं ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडर रूट। ये अंडर रूट का चिन्ह है ना, ये वर्गमूल का ही चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं ना अंडर रूट। ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का। तो देखो वर्गमूल कैसे प्राप्त होता है, मान लीजिए कोई अंडर रूट की संख्या है तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो हमारे पास अभाज्य गुणनफल प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होंगे, अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल जो प्राप्त होते हैं ना, उसमें जो संख्या हमारे पास आती हैं उनके क्या करते हैं, 2 संख्याओं की जोड़ी बनाते हैं। कितनी संख्याओं की, 2 संख्याओं की जोड़ी बनाएंगे। और 2 संख्याओं की जोड़ी बनाने पर हमारे पास दोनों संख्याओं में से एक प्राप्त हो जाएगी, फिर उनका जो गुणा करते हैं ना वो क्या प्राप्त होता है, वर्गमूल प्राप्त होता है। चलो मैं आपको कुछ वर्ग तथा वर्गमूल दिखाता हूं, आपको कम से कम 25 तक तो याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 से वर्ग, संख्याओं का वर्ग, उसके बाद हम उसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे, संख्याओं का वर्ग, ठीक है। 1 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना आएगा, 4। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना आएगा, 9। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना आएगा, 16। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना आएगा, 25। 6 का वर्ग कितना होगा, 36। 7 का वर्ग कितना होगा, 49।
8 का वर्ग कितना होगा 64, 9 का वर्ग कितना होगा 81, 10 का वर्ग कितना होगा 100, 11 का वर्ग कितना होगा 121, 12 का वर्ग कितना होगा 144, 13 का वर्ग कितना होगा 169, 14 का वर्ग कितना होगा 196, 15 का वर्ग कितना होगा 225, 16 का वर्ग कितना होगा 256, 17 का वर्ग कितना होगा 289, 18 का वर्ग कितना होगा 324, 19 का वर्ग कितना होगा 361, 20 का वर्ग कितना होगा 400, 21 का वर्ग कितना होगा 441, 22 का वर्ग की बात करें हम तो 22 का वर्ग कितना होगा 484, और 23 के वर्ग की बात करें तो 23 का वर्ग होगा 529, 24 के वर्ग की बात करें तो 24 का वर्ग होगा 576, और यदि 25 के वर्ग की बात करें तो 25 का वर्ग कितना होगा 625। देखो 25 तक तो हमें नॉर्मल वर्ग याद रखने चाहिए। यदि मान लीजिए आपके पास और कोई संख्या आ गया 32 का वर्ग आ गया, कितने का 32 का वर्ग, तो 32 का वर्ग कैसे निकालोगे 32 गुणा 32, 32 को 32 से गुणा कर लीजिए। अब कितनी भी बड़ी संख्या है हमारे पास उसका वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग कैसे निकालेंगे, उस संख्या को कितनी बार गुणा कर देंगे 2 बार गुणा कर देंगे। ये तो हो गए वर्ग। अगर आप नॉर्मली स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो ये वर्ग है, इनका हम वर्गमूल कैसे निकालें, क्या निकालेंगे, वर्ग संख्या होती है उसका वर्गमूल कैसे निकालोगे आप। तो देखो वर्गमूल निकालने में हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालेंगे वो आपको, यदि आपको अभाज्य गुणनखंड पता है तो ठीक है, वरना हम थोड़ा सा देख लेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे क्या उसके बारे में समझ लेंगे। सबसे पहले मान लीजिए संख्याओं का वर्गमूल, क्या याद करें वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होगा, जो संख्या जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं ना उसकी मूल संख्या क्या है वही क्या हो जाएगी, उसका वर्गमूल हो जाएगी। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, किसी संख्या का वर्गमूल क्या होगा कि जिस संख्या का हमने वर्ग किया है उसका मूल संख्या कौन सी है वो निकालेंगे, उसका वर्गमूल हो जाएगी। क्या याद करेंगे, सबसे पहले इसका चिन्ह तो होता है अंडर रूट का, आपको पता ही है वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है अंडर रूट का। कैसे याद करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, क्या याद करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के बाद में दो संख्याओं की जोड़ी बनेगी, दो संख्याओं की जोड़ी बनेगी, उस जोड़ी में से एक संख्या हम ले लेते हैं, चुन सकते हैं, वो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल। आप कोई भी संख्या है वर्ग वाली, उसका जैसे आपने अंडर रूट का 144 ले लिया, कितना ले लिया अंडर रूट का 144, इसका वर्गमूल क्या करना है। यदि हमारे देखो नॉर्मल संख्या याद रख सकते हैं लेकिन 12 आएगा, लेकिन अगर माइंड में नहीं है तो याद कैसे करें। 144 का क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड कर लो, कितना कर लिया 144, ठीक है। अभाज्य गुणन, अब बताओ इसमें 2 का भाग जा सकता है, देखो 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग, 5 का भाग देने के नियम होते हैं, वो मैं इसके बाद में आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा सकता है, लास्ट वाला अंक है वो 0 2 4 6 8 है, उस संख्या में 2 का भाग जा सकता है। तो इसमें अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 2 का भाग दे सकते हैं, बताओ कितनी बार जाएगा जल्दी से बताओ 72, ठीक है। वापस 2 का दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं, लास्ट वाला अंक 2 आ रहा है, कितनी बार जाएगा बताओ जल्दी से बताओ 36, ठीक है। वापस 2 का दे सकते हैं, हाँ आ रहा है, कितनी बार जाएगा 18, वापस 2 का दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा 9 बार। अब बताओ 2 का दे सकते हैं, नहीं, लास्ट वाला अंक या जो अंक 0 2 4 6 8 नहीं है इसमें 2 का भाग नहीं दे सकते, तो 3 का भाग चला जाएगा, में कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। वापस 3 का दे सकते कितनी बार जाएगा 1 बार। तो देखो अंडर रूट 144 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, दो संख्याओं की जोड़ी बनाओ, बना लिया, तो इसमें से एक संख्या आ गई, इसमें से एक संख्या आ गई, इसमें से एक संख्या आ गई, इनको गुणा करो 2 2 4, 2 को 2 से गुणा किया 4 फिर 3 12, तो 144 का रूट कितना आएगा 12 आ जाएगा। जैसे एक संख्या आ गई 324, अंडर रूट 324 का मान
जो वर्गमूल है वो कितना आएगा। तो आपको इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करो। 324 में 2 का भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लास्ट वाला कितना है, 4 आ रहा है, तो 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 3, एक बार चला गया, बच गए 12 हो गए, कितनी बार जाएगा, 6 बार चला गया, फिर कितनी बार, 2 बार 162, ठीक है। वापस 2 का जा सकता है, कितनी बार जाएगा, हाँ 2 अंक आ रहा है तो 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 81, ठीक है। अब बताओ 2 का जा सकता है, नहीं जा सकता, किसका, 2 का भाग जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्यों, लास्ट वाला एक आ रहा है। 2 का नहीं दिया तो हम 3 का लेके ट्राई करेंगे, और 3 का भाग का नियम क्या होता है, यदि संख्याओं का योग जिसमें 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 3 का जाएगा, संख्याओं का योग करो, 8 और 1 9 आ रहा है, तो 9 में 3 का जा सकता है, इसमें जा सकता है, कितनी बार जाएगा, सीधा पता तो ठीक है, 27 में कितना होता है, 81 होता है। यदि नहीं पता तो 2 3 दूनी 6 आ गया, बच गया कितना, 2 7 3 21 आ गया, तो कितनी बार गया, 27 बार, ठीक है। वापस इसमें 3 का जा सकता है, कितनी बार जाएगा बताओ, 9 बार। वापस 3 का जा सकता है, कितनी बार गया, 3 बार। वापस 3 का जा सकता है, कितनी बार गया, 1 बार। तो हम 324 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कितनी कितनी संख्याओं की जोड़ी बनाओगे, वर्गमूल में 2 संख्या की जोड़ी बनानी है, ठीक है। ये 3 2 3 की एक जोड़ी बन गई, ये एक जोड़ी बन गई, तो ये कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 करके देखो, 3 को 3 से गुणा किया, 9 9 दूनी 18, तो 324 का वर्गमूल कितना आ गया, 18 आ गया। अब हम कह सकते हैं 18 का वर्ग 324 होगा, तो 324 का वर्गमूल कितना आ गया, 18 आ गया। वर्ग तथा वर्गमूल एक दूसरे के क्या होते हैं, वर्ग किसी संख्या का 2 घात करना या फिर उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। वर्गमूल जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं उस संख्या का मूल संख्या निकालना क्या होता है, वर्गमूल। और पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, उसमें 2 संख्याओं की जोड़ी बनाएंगे, दोनों संख्या की जोड़ी में से एक एक संख्या बाहर लेते हैं, फिर इनको गुणा करते हैं, तो क्या संख्या प्राप्त हो जाती है, वर्गमूल संख्या प्राप्त हो जाती है। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, वर्गमूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में उस संख्या का वर्गमूल में 2 की जोड़ी बनानी है, दोनों जोड़ियों में से 2 की जोड़ी बनानी है, उसमें से एक एक संख्या बाहर निकालनी है और उनको फिर गुणा करने में जो संख्या प्राप्त होती है वो वर्गमूल हो जाएगी। देखो वर्ग तथा वर्गमूल के बाद हमने एक टॉपिक पे बात की थी, घन तथा घनमूल, उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जो नियम बता रहा था वो बता देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नॉर्मल सा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 संख्याओं की जोड़ी बनाएंगे, 2 संख्याओं की जोड़ी में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, उनको गुणा करके जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या हो जाती है, वर्गमूल संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलो घन तथा घनमूल संख्या की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं वर्ग तथा वर्गमूल। देखो दोस्तों ये छोटी छोटी संख्या चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मल सा बेसिक वीडियो है। आपको पता है कि अगर हमारा बेस मजबूत नहीं है तो हम अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने छोटी छोटी चीज की एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। तो मेरे ख्याल से आप अगर ये अच्छे से आपको याद है तो ठीक है, वरना नहीं है तो थोड़ा सा इसको देख लेना ताकि आपके आगे दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, अभाज्य गुणनखंड, ये संख्या जो हमारे रीजनिंग होने हैं उसमें भी घुस जाती है, ठीक है ना। कई बार रीजनिंग में आते हैं ना कि जो संख्या आ रही है उसका वर्ग करने के आगे वाली संख्या क्या होती है, इस टाइप से आपको वर्ग याद है। अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड गुणा के रूप में खंडों में विभाजित होने वाली संख्या को बोलते हैं गुणनखंड होती है। एक तो होता है गुणनफल, एक होता है गुणनखंड। गुणा के रूप में खंडों में विभाजित होना तो गुणनखंड हो गया, और गुणा के रूप में जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो गुणनफल हो गया उसका, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना तो देखो संख्या देख लेते हैं। अगर आप भागना 2 3 4 5 का मान लीजिए कोई संख्या है, कौन सी संख्या लेना चाहोगे आप, कोई भी ले लो। चलो संख्या ले लेते हैं 169, कौन सी संख्या ले, 169।
सबसे पहले आपको इसमें 2 का भाग देना है। तो देखो 2 का भाग आपको यदि पता है तो आपको देना नहीं पड़ेगा। तो 2 का भाग किसका? 2 का भाग। देखो किसी संख्या में यदि हम 2 का भाग देते हैं ना तो कौन सी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है? जिस संख्या का इकाई अंक कौन सा होता है? लास्ट वाला इकाई अंक 0 2 4 6 8 आ जाता है, उसमें तो 2 का भाग चला जाता है, अन्यथा नहीं जाता। जिस संख्या में 0 2 4 6 8 आ रहा है उस संख्या में तो भाग चला जाता है, इकाई अंक मतलब 0 2 4 6 8 आ रहा है उसमें चला जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अब देखो इसका भी कोई तो कारण होगा, आप 2 का भाड़ा लिख के देखो, ठीक है? एक बार लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इस पहाड़े में देख के बताओ 2 0 2 4 6 8 के अलावा कोई संख्या आपको दिख रही है? 3 दिख रहा है इसमें? नहीं। 5 दिख रहा है इसमें? नहीं। 7 दिख रहा है इसमें? नहीं। 9 दिख रहा है इसमें? नहीं। तो देखो अगर इसमें नहीं आ रहा तो यही होता है कि 0 2 4 6 8 आ रहा है उसमें 2 का भाग चला जाता, वरना नहीं जाएगा, ठीक है? तो देखो एक संख्या ली हमने 169। आप देख के बताओ इसमें 2 का भाग आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। यदि 2 का नहीं है तो हम 3 का ट्राई करेंगे। 3 का भाग किसका भाग? 3 का भाग। कौन सी संख्या लेगा? 3 का भाग करने होता है कि यदि कोई संख्या दे रही उनके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग क्या है? 9। अंकों का योग 9। अंकों का योग नहीं, अंकों का योग 9 नहीं, अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है। सॉरी भाई मैं थोड़ा सा अलग बोल दिया कि अंकों का योग नहीं, अंकों का योग में यदि 3 का भाग चला जाता तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। आप इनका योग करके देखो 9 और 1 10, 10 और 6 कितने हुए? 16। क्या 3 का भाग 16 में जा सकता है? तो इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है ना? फिर हम 3 का भाग नहीं जा रहा तो 4 का ट्राई करते हैं। 4 का भाग, 4 का भाग, 4 का भाग यदि जिसमें 2 का जा रहा है 0 2 4 6 8 आ रहा ना उसमें तो 4 का भाग चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा। मैंने अभी भी 2 का भाड़ा लिखा था, आप भी 2 4 की टेबल लिखो, उसमें देख लेना यही अंक आएंगे 0 2 4 6 8, उसमें यदि 4 का भाग चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा, ठीक है? 4 का देख के देखो, इसमें लास्ट वाला अंक नहीं आ रहा है। 5 का भाग, यदि 5 का भाग आपको देना है तो देखो जिसका इकाई अंक, इकाई अंक 0 और 5 आता है उसमें तो 5 का भाग चला जाता, वरना नहीं जाता। कारण भैया आप 5 का टेबल है वो लिख के देखो, यदि 0 और 5 के अलावा कोई संख्या आएगी तो चला जाएगा, वरना तो नहीं जाएगा। तो उसकी टेबल में आएंगे 0 और 5 वाला अंक आएंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 0 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया तो उसमें नहीं जाएगा। अब देखो यदि 5 के बाद नहीं आ रहा तो हम 6 का देख के देखते हैं, 7 का देख के देखते हैं, 8 का। अब इसमें देख के बताओ आप किसका भाग करेंगे? 7 का जा रहा है क्या? जा सकता है क्या? 7 एकम 7 1 7 दूनी 14 2 बच गया तो 2 बच गया तो 29 आ गया, कहां से जाएगा? 8 का देख देखो 8 2 16 गया, फिर 9 बच गया, नहीं जाएगा। 9 का देख लो 9 एकम 9 आ गया, फिर बचेगा कितना? 79, तो उसमें भी नहीं जाएगा। 10 का देख लो 10 एकम 10, फिर कितना बच गया? 69 बच गया, उसमें भी नहीं जाएगा। 11 का देख देखो आप 11 एकम 11, फिर कितना आ गया? 59 आ गया, तो उसमें भी नहीं जाएगा। 12 का देख सकते हो 12 एक बार चला गया, फिर 49 आ गया, उसमें भी नहीं जाएगा। 13 का देख 13 एकम 13 चला गया, फिर आया 39, तो जा सकता है 3 बार, फिर वापस 13 में 13 का जाएगा। क्यों? 13 कौन सी संख्या है? वो अभाज्य संख्या हुई, और आपको पता है अभाज्य संख्या में खुद के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता भाई, स्वयं के अलावा किसी संख्या से वो विभाजित नहीं होती। एक से हो सकते हैं, लेकिन एक को हम भाज्य अभाज्य में शामिल नहीं किया था। किसमें किया था? सहभाज्य संख्या, ठीक है ना? किसमें? सहभाज्य संख्या में शामिल किया था। ये आ गया एक, तो हम 169 है उसको क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 13
या फिर 13 की घात 2 लिख सकते हैं। 13 की घात 2 मतलब इसका वर्ग 169 आ गया, ठीक है ना। देखो ये घात ही तो है, इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो एक तो है ही, कुछ नहीं है तो एक तो है, एक और एक घात। हाँ, घात वाला नियम तो आपको याद होगा, किसी संख्या की यदि हम घात जोड़ते हैं और वो गुणा के रूप में आती है, यदि कोई संख्या गुणा के रूप में हो तो उसकी घात जुड़ जाती है, भाग के रूप में हो तो उसकी घात घट जाती है। यदि कोई संख्या गुणा के रूप में हो तो उसकी घात जुड़ जाती है, यदि भाग के रूप में हो तो उसकी घात क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। देखो एक और एक कितना होगा, 2 का गुणा के रूप में जुड़ेगी भी, ठीक है। ये था भाज्य गुणनखंड का छोटा सा बीच में। आप पढ़ते हैं घन तथा घनमूल, तो घन तथा घनमूल, घन तथा घनमूल। देखो वर्गमूल में उस संख्या को कितनी बार गुणा करते हैं, 2 बार, और घन का मतलब है 3 बार, ठीक है ना। घन तथा घनमूल, घन तथा घनमूल, इसके बारे में से थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो कई संख्या होती है ना, उसका घनमूल भी निकालना आ जाता है। सबसे पहले किसी संख्या का घन, देखो यदि किसी संख्या की घात 3 या फिर उस संख्या को 3 बार गुणा करते हैं, घात 3 का मतलब 3 बार गुणा हो रही है, तो वो संख्या क्या प्राप्त होती है, हमें घन संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या की यदि घात 3 प्राप्त हो रही है, मतलब 3 बार गुणा कर रहे हैं उसको, तो जो प्राप्त संख्या होती है ना, वो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, घन संख्या प्राप्त होती है। आप थोड़ा सा घन लिखना चाहो तो लिख लो, बाद में आप आगे लिख लेना। जैसे 1 है, 1 का घन, 1 का घन, भाई 1 है, ऐसा मत बोलना कि सर आप तो 1 से स्टार्ट करते हो, मेरी आदत है छोटे से स्टार्ट करता हूं तभी आगे बढ़ा लेके चलता हूं, ठीक है ना। तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 का घन मतलब 1 की घात कितनी है, 3। 1 की घात 3 का मतलब 1 कितने बार होगा, 3 बार। 1 को 3 बार गुणा करते हैं, 3 थोड़ी आ जाता है। 1 किसी भी संख्या होती है ना, उसको गुणा करते हैं तो हम देख लेते हैं, लेकिन 1 को तो चाहे कितनी बार गुणा करो, 3 बार नहीं, 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, 1000 बार कर लो, कितनी बार को गुणा करो, 1 का कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 का घन में क्या प्राप्त होता है, 1 होता है। जैसे 2 का घन किया आपने, 2 का वर्ग तो 4 किया था, लेकिन 2 का घन करोगे तो 2 की घात 3 है, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 बार गुणा करके 2 का घन कितना आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गया। ऐसे 3 का घन, ठीक है। ये 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27 आ गया। 4 की बात करें तो 4 का कितना आ सकता है, 64 आ जाएगा। 5 की बात करें तो 5 का कितना आ गया, 125 आ जाएगा। 6 की बात करें तो 6 का कितना आ गया, 216 आ जाएगा। 7 की बात करें तो 7 को 3 बार गुणा करो, ठीक है। 243। ऐसे 8 की बात करें तो 8 का कितना आ जाएगा, 516। ऐसे 9 की बात करें तो 9 को 3 बार गुणा कर लो, 9 की घात 3 या 9 को 3 बार गुणा किया तो क्या है, इसका घन आ जाएगा, घनमूल। सॉरी आपको नहीं चीज दिख रही है, तो घनमूल की थोड़ी घन ज्ञात करने का थोड़ा सा आप ट्रिक का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले सकते हो, आपके पास 1 सेकंड मेरा टाइम है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो वैसे तो स्क्रीनशॉट लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं ना, उनका भी थोड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग तो स्टडी में कमजोर नहीं होते और सभी लोग है वो इंटेलिजेंट नहीं होते। कुछ है वो बेसिक से समझते हैं, कुछ है वो उनको पहले आता है, ठीक है ना। चलो घनमूल निकालना सीखते हैं। कैसे सीखेंगे घनमूल? अभी आपने जो वर्गमूल निकाला था उसी तरीके से हम घनमूल निकालेंगे। घनमूल जैसे वर्गमूल था उसी तरीके से घनमूल है। किसी जो घन संख्या होती है उसकी मूल संख्या निकालते हैं कि किस संख्या का घन है, तो उसकी मूल संख्या जो निकालते हैं वही क्या होता है, उसका घनमूल होता है। और याद रखना वर्गमूल का जो आपने मतलब वर्गमूल का जो काम में लेते हो, चिन्ह जो अंडर रूट काम में लेते हो, इसमें घनमूल का क्या होता है, यही रूट वाला होता है, लेकिन इसके अंदर कितना लगा रहता है, 3 का मतलब क्या है, वर्गमूल के अंदर 3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे। घनमूल के अंदर 2 संख्याओं के जोड़े बने थे, लेकिन वर्गमूल के अंदर 3 संख्याओं के जोड़े बने थे। तरीका वही है। इसका क्या याद करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है।
अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अभाज्य गुणनफल लिखना है। क्या लिखना है? अभाज्य गुणनफल लिखना है। और अभाज्य गुणनफल लिखने के बाद में संख्याओं, तीन संख्याओं की जोड़ी लेके चलनी है। तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, तीन तीन संख्याओं के जोड़ी बनाएंगे और उस जोड़ी में से एक एक संख्या बाहर लेके उसको गुणा करने में जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी? घन संख्या की मूल संख्या, मतलब घनमूल प्राप्त हो जाएगा। आगे बात समझे, तरीका वही है। उसमें दो संख्या की जोड़ी लेनी थी, इसमें देखो तीन लिखा है। इस तीन का मतलब ये घनमूल, क्योंकि भाई घन में हम तीन करते हैं, उसमें तो सीधा रूट का मतलब क्या है? वर्गमूल है। चलो कोई संख्या ले लेते हैं, आप संख्या ले लो 216। कितनी ले ली? 216। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड करो। 216 का घनमूल कैसे लिखा जाएगा? 3। वापस 2 का भाग कर सकता है? हाँ ला सकता है। लास्ट वाला क्या रहा? 6। 2 का भाग दो, एक बार चला गया। अब एक में जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक 2 से छोटा आ गया, तो जहां पे भाग टूटता है वहां पे क्या लगाते हैं? टूटे भाग की 0 लगाते हैं। वापस 6, बताओ कितनी बार जाएगा? जल्दी से बताओ। 16 हो गया ना? 8, 108। 2 का जा सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि संख्या आपने 0 2 4 6 8 में से आ रही है। चलो 2 का देखो कितनी बार आएगा? 5 बार। फिर वापस 4 बार। वापस 2 का जा सकता है क्या? कितनी बार? 27 बार। अब किसका जाएगा? 2 का जाएगा नहीं, 7 आ रहा है। 3 का जा सकता है? 7 और 2 9, 3 का चला जाएगा। कितनी बार? 9 बार। वापस 3 का 3 बार। वापस 3 का 1 बार। तो हम 216 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। घनमूल कितनी कितनी संख्याओं के जोड़े बनाएंगे? तीन तीन संख्याओं के। तीन संख्या का जोड़ा ये बन गया, 3 का ये बन गया। 2 गुणा 3 कितना आ गया? 6 आ गया। तो 216 का घनमूल क्या होता है? 6। इस तरीके से आपको घनमूल और कोई संख्या ले लेना, कोई टेक्स्ट बुक होती है उसमें से, आप जैसे एनसीईआरटी बुक है उसमें से बहुत सारे घन तथा घनमूल मिल जाएंगे आपको, उनकी संख्या लेना, उसकी घनमूल निकालने की ट्राई करना। ठीक है, तो देखो आज के लिए दोस्तों इतना काफी था, और आगे वाली क्लास में हम लेके आएंगे प्रतिशत। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।